इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है किसान की बात। मैं हूं आपके साथ नीरा, मेरे साथ है मेरे साथी अमित तेवतिया और लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और नया अंक किसान की बात का। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ जो बात करेंगे आज के विषय पर। आज का विषय क्या है, हमारे साथ कौन है, आपके सवालों के जवाब के लिए। मित्रों, किसान की बात कार्यक्रम में प्रत्येक दिन आपको इंतजार रहता है कि किस नई फसल के विषय में बात होगी, किसानों तक कौन सी ऐसी जानकारी जाएगी जो विशेषज्ञों की राय या वैज्ञानिक की दृष्टि से हमारी कृषि को और उन्नत कर सकती है, हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। और वहीं सरकार की बहुत सारी ऐसी नीति हैं, ऐसी योजनाएं हैं, ऐसे कार्यक्रम हैं जिनसे हमारे देश का किसान नित्य प्रतिदिन लाभान्वित हो रहा है और अग्रसर हो रहा है। मित्रों, आज कार्यक्रम में बात करेंगे आपसे अरबी की वैज्ञानिक ढंग से बुआई और कौन कौन सी ऐसी काश्त हैं जो वैज्ञानिक अब इजाद कर रहे हैं, और नई सब ऐसी चीजें जो आज के इस पर्यावरण को, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन है, इसको देखते हुए बहुत अच्छी हैं, या कहें कि उन पे जलवायु का बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर RK यादव जी को। आप वैज्ञानिक हैं, शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हाँ, नमस्कार जी भाई। तो डॉक्टर साहब, अरबी की वैज्ञानिक ढंग से बिजाई, इस बुआई में या काश्तों के विषय में जब हम बताएंगे अपने श्रोताओं को, तो उनके प्रश्न भी हम सम्मिलित करते हैं। हमारे किसान सीधे हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं किसान की बात में। एक फोन नंबर हम अपने किसान भाइयों को देते हैं, जो भी कोई ऐसा प्रश्न है या अन्य कोई ऐसा सवाल जो आप जानना चाहते हैं, आपका कोई उत्तर आप जानना चाहते हैं जो कृषि संबंधी है, अरबी की वैज्ञानिक ढंग से बुआई के विषय में है या काश्त के विषय में, आप इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो STD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें, 011, और टेलीफोन नंबर है 23421081। तो अगर आप विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, आप अरबी की खेती कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या उससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो आपको अरबी की वैज्ञानिक खेती के बारे में, बुआई कैसे होती है और उसकी किस्में क्या क्या हैं, और बहुत सी चीजें जो आप जानना चाहते हैं, आप सीधा कॉल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम किसी भी फसल की बात करते हैं, किसी भी खेती की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक जो चीज आती है वो आती है खेत की तैयारी। तो किस तरह से, जब हम अरबी की वैज्ञानिक ढंग से खेती की बात करते हैं, तो खेत की तैयारी कैसे होगी? देखिए, खेत की तैयारी बहुत व्यापक तरीके से और अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलता किसानों को खेत की तैयारी के लिए। खेत का चुनाव भी अच्छा करना चाहिए जी। तो खेत का चुनाव वहाँ करें जो बलुई दोमट मिट्टी है, वो सब्जियों के लिए अच्छी होती है। खासकर से जड़ वाली सब्जियां हैं या कंद वाली सब्जियां हैं, उनके लिए मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, बलुई दोमट जरूर रहे। हैवी सॉइल बोलते हैं इसको, या जिसमें धान की खेती होती है, वैसी खेत का चुनाव ना करें। तो इसमें और मेड़ों का उपयोग करेंगे, मेड़ों में खेती करेंगे। मिट्टी एकदम भुरभुरी होनी चाहिए उस खेत की, बहुत उसमें कॉम्पैक्ट जिसको कहते हैं बैठ जाती है मिट्टी, इस तरह का नहीं आना चाहिए। तो खेत का चुनाव बड़ी सावधानी से करें, तब जाकर के वो अच्छी फसल की पैदावार होगी। तो डॉक्टर साहब, जैसे अगर पहले से कोई अरबी की फसल जो है वो उसकी उपजाऊ फसल लेता आ रहा है, उसकी बिजाई करता आ रहा है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई नया इंसान इसमें आना चाहता है, नए किसान इसको नया पहली बार इस तरफ चल रहे हैं, तो उनके लिए कुछ खास आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या ध्यान में रखें, क्या सावधानियां होनी चाहिए? हाँ, जैसे खेत का चुनाव एक सबसे बड़ा है कि बलुई दोमट मिट्टी का चुनाव करेंगे, खेत की तैयारी अच्छे से करेंगे, जुताई उसकी कर लेंगे, उसमें खाद एवं उर्वरकों का उचित मात्रा में प्रयोग करेंगे, जिससे कि उनकी पैदावार अच्छी मिले, और मेड़ों पे बुआई करेंगे। और जो आपकी जो प्रजातियां हैं, इनका चुनाव किसी जैसे प्रमाणित क्षेत्र से, प्रमाणित बीजों का ही, प्रमाणित इंस्टीट्यूशन से ही हमें ये बीज लेना है, कंद का हम प्रयोग करते हैं बीज के रूप में। डॉक्टर साहब, लेकिन समय के विषय में जानना चाहेंगे जो नए किसान है कि क्या उचित समय है? देखिए, ये गर्मी की फसल बोली जाती है, तो जैसे अब गर्मी का मौसम मार्च के महीने से शुरू हो जाता है, तो किसान मार्च, उत्तर भारत में गर्मी के महीने में इसमें लगा सकते हैं, और इसको लगाते रहते हैं। ये जून जुलाई तक किसान इसको लगाते रहते हैं, बारिश के मौसम में भी लगाई जाती है। तो ये फायदा होता है कि किसान इस समय से स्टार्ट करके इसको आगे भी इसको लगाते जाएंगे, जो नहीं लगा पाए हैं या जिनका खेत खाली नहीं हो पाया है, तो उनको आगे भी मौका मिलेगा, वो आगे भी लगा सकते हैं। जी।
लेकिन ऐसे में जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो उर्वरक को लेकर भी थोड़े चिंतित रहते हैं कि कहीं उर्वरक की खपत तो ज़्यादा नहीं है और उर्वरक से जो उत्पादन है क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें कितना मात्रा में कितना उर्वरक देना है। वैसे हम भी कहते हैं कि सभी यहाँ वैज्ञानिकों की राय भी किसानों तक पहुँचती है कि यदि मृदा स्वास्थ्य कार्ड है तो उसी के अनुसार हमें प्रयोग करना चाहिए उर्वरक का। आप इसमें क्या हमारे किसान भाइयों को सलाह देना चाहते हैं? बिल्कुल सही आपने बताया कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसके अनुसार ही कोशिश करें कि, और अगर जांच नहीं कराई है तो जांच करा लें। तो क्योंकि मुख्य पोषक तत्वों के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी फसल की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि जमीन में हम लगाते हैं इसको, तो गोबर की सड़ी हुई गोबर की खाद जिसको कहते हैं, वो अच्छी मात्रा में 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से इसको खेत में अच्छे से मिला लें 10-15 दिन पहले। उसके बाद 2-3 बार जुताई करके खेत को भुरभुरा कर लें, और उसके बाद उसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है उसकी भी मात्रा जैसे आपने कहा कि जांच के अनुसार डालें। अगर नहीं है तो समान तौर से 80 से 90 किलो नाइट्रोजन लगता है, 50 से 60 किलो फास्फोरस, और ऐसे पोटास की मात्रा थोड़ी इसमें ज़्यादा लगाई जाती है, क्योंकि ये जड़ कंद वाली फसलें होती हैं, जमीन में होती हैं। तो पोटास की मात्रा होने से उसमें जो रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता और इसके जो कंदों का बनावट है, उपज है, क्वालिटी है, बहुत अच्छा बनता है। तो पोटास की मात्रा थोड़ा 70-80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार। असम से बोल रहा हूँ। मेरा असम में वो अरबी की खेती हो सकता है, थोड़ा पानी का वो है, बाढ़ उड़ ज्यादा आ जाता है। हाँ, देखिए आसाम का जो एरिया है वहाँ पर अरबी की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। और आपके एरिया में जैसे बाढ़ आता है तो बाढ़ बारिश में आएगा, उससे पहले यही टाइम है अच्छा सा, इस समय आप अरबी की खेती शुरू कर दीजिए। तो आपके बाढ़ के आने से पहले, जब जुलाई में बाढ़ आती है, जुलाई अगस्त में जब भी आएगी, उससे पहले आपकी फसल खत्म हो जाएगी, क्योंकि 3 से 4 महीने में आपकी चलेगी। तो पत्ते को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डंठल का इस्तेमाल करते हैं, और नीचे खुद लास्ट में खुदाई करके अरबी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो उचित टाइम है, आप खेती कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है इनका। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। मैं उज्जैन एमपी से बात कर रही हूँ। सर से ये पूछना था मेरे को कि क्या हम फसल बोते हैं तो क्या उसके लिए हमको मंडी वगैरह जाना रहता है? मैं अपने पति के साथ में यहाँ पे खेती में काम करती हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम कुछ भी माल खेतों से बाहर ले जाते हैं मंडी वगैरह, तो उसके लिए हमको रास्ता चाहिए। यहाँ पे क्या है कि रास्ते की समस्या हो रही है। आप खेती कर रही हैं तो जैसे अपने सभी के साथ तो करते रहिए, और रास्ते की समस्या को थोड़ा देखते, मतलब ऐसी जगह पे लगाइए इसको जहाँ से आपको अप्रोच रोड हो, और उसके आसपास लगवाई सब्जियों की खेती करके। उसमें नियमित आपको हर समय तुड़ाई करके मंडी में भेजना पड़ता है। वैसे अरबी की खेती जब करेंगी तो इसमें बार बार नहीं जाना पड़ता है। जब पत्ते आ जाएंगे तो एक बार कुछ लोग पत्ते के बिक्री करते हैं तो कुछ पत्तों में जाते हैं, बाद में अरबी की जब खुदाई होती है तभी जाना पड़ता है। तो आप के लिए बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी अरबी की खेती। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम कहते हैं कि देखिए हमारे देश का किसान जब पुरुष वर्ग आगे बढ़ता है तो महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है। तो यही प्रमाण कार्यक्रम में भी जा रहा है कि महिलाएं कृषि में आ रही हैं, अग्रसर हैं, और अपने पति के साथ और स्वयं भी आत्मनिर्भर होकर के कृषि कर रही हैं। लेकिन वही बात जब रास्ते की है तो सतह हम देखते हैं कि अपने आसपास के लोगों से भी हम ये बात कर सकते हैं। और ज्यादातर सब वैज्ञानिकों की एक राय होती है, डॉक्टर्स की राय होती है कि जो हम फलों की या सब्जियों की खेती करते हैं वो जो ऐसे ही रास्ते पे, जैसे भी आपने बताया कि निकटतम रहेगी, जो बाजार से आना जाना आसानी से हो सके। जी डॉक्टर साहब, बात इस्तेमाल की निकली है तो एक चीज और, इस फसल के बारे में हम जब बात करते हैं तो इसके इस्तेमाल की भी बात आती है कि इसे कैसे कैसे और किस किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए ये ऐसी फसल है, इसका कोई भी पार्ट बेकार नहीं जाता है। जमीन में जो रहता है कंद उसको खाते हैं, ऊपर उसके ऊपर डंठल जो होता है उसको भी बिक्री की जाती है। आप जाएंगे पूर्वोत्तर भारत में या ट्राइबल एरिया में कहीं भी तो इसकी सब्जी बना के लोग खाते हैं। उसके बाद पत्ते हैं, पत्ते पूरे सारे देश में बिक्री किया जाते हैं। इसके लोग पकौड़े बना करके बेसन लगा करके आप देखती होंगी खाते हैं। गुजरात में जाइए तो उसका बहुत टाइट सा बना करके पकौड़ा को वो विदेश में जाता है, जहाँ अमेरिका तक में उसका एक्सपोर्ट होता है, बहुत बेसन लगा करके, इसमें हमने देखा है। तो इसका इस्तेमाल हर पार्ट का है, क्योंकि ये काफी समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। इसको कंद जल्दी खराब नहीं होते हैं, जैसे अन्य सब्जियों में तुरंत ही आपको बिक्री करना पड़ता है। इसके कंद को आराम से 1-1.5 महीने तक कोई समस्या नहीं आएगी, तो आराम से उसमें रख करके कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो एक बहुत ही ऐसी इंटरेस्टिंग बात नीरा लगी कि भाई कंद से लेकर के तना और पत्ती सभी का उपभोग होता है उपभोक्ता के माध्यम से, और कुछ भी इसमें अवशेष जो है अपशिष्ट नहीं बचता है। वहीं हम बात कर रहे थे, हमारी चर्चा चल रही थी कि हम उर्वरक प्रबंधन को लेकर के, और डॉक्टर साहब आप जानकारी दे रहे थे कि चाहे
कूड़ी की जो है गोबर की गली सड़ी खाद हो, वहीं अन्य जो आप बता रहे थे फास्फोरस, नाइट्रोजन, एक बार उस पर विशेष ध्यान चाहेंगे। हाँ, विशेषकर से मैंने कहा था कि जैसे ऐसी फसलों को जो कंद वाली सब्जियां होती हैं, पोटास की प्राप्त मात्रा में थोड़ी मात्रा ज्यादा डाली जाती है, जिससे उसमें मजबूती आए और उसकी जो स्टोरेज लाइफ होती है वो और बढ़ जाती है और गुणवत्ता बढ़ जाती है इसकी। तो पोटास की मात्रा को ज्यादा दिया जाता है, जिससे कंद अच्छी गुणवत्ता के बनते हैं। और जमीन में जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे बोरान है या जांच करा लें, अगर किसी कमी है तो उनकी मात्रा दें। उससे क्या होता है कि उससे भी हमारी जो फसल है उसकी गुणवत्ता अच्छी रहती है और उसकी सेल्फ लाइफ जिसको कहते हैं कि मतलब निकालने के बाद कितने दिनों तक खराब नहीं होगी, वो उसमें बढ़ोतरी आती है। यानी कि बिल्कुल ना केवल मुख्य पोषक तत्व अपितु जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपने बोरोन का नाम लिया, वो कंद के लिए वास्तव में ही एक उचित सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो डॉक्टर साहब, मृदा से हमने शुरुआत की, मृदा के बाद में उचित समय आया, उसके बाद उर्वरक प्रबंधन। अब जो हमारे किसान भाई बहन बुआई करना चाहते हैं तो किस प्रकार इसकी बुआई कर सकते हैं, कितने इसमें बीज की आवश्यकता होती है, क्या पंक्ति से पंक्ति की दूरी रहेगी, किस प्रकार से एक सुनियोजित तरीके से हम देखिए, इसमें एक कंद वाली है, जैसे जो किसान आलू की खेती करते हैं तो उसको थोड़ा सा समझ में आसानी से आ जाएगा, वो आसानी से इसको कर सकते हैं। उसी की तरीके से इसकी भी ऐसे करीब 1.5 फीट की दूरी पर लाइनें बना ली जाती हैं। उस लाइनों में 8-10 सेंटीमीटर की गहराई में इन कंदों को जब थोड़े से जमाव आ जाते हैं, क्योंकि ये इसी खुदाई उधर जो फसल पिछली वाली होगी वो स्टोर करके रखे रहते हैं, उस जमाव जब आ जाता है, नहीं जमाव आया है तो थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे। जैसी गर्मी आती है जमाव शुरू हो जाते हैं इसमें। तो जैसे हल्दी अदरक में जमाव शुरू हो जाता है, अंकुरण होने लगेगा, अंकुरण शुरू हो जाएगा, उसमें फुटाव आ जाएगा उसमें कंदों में, तो उसको लगाया जाता है और उसका मट्टी से ढक दिया जाता है। तो लाइनों की दूरी करीब 1.5 फीट कंदों से कंदों की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर, आधा फीट के दूरी पर उसको रखते जाएं उसमें। उसके बाद जमा हो जाएगा, तभी जा करके उसमें अन्य चीजों को करना है। अच्छा, क्या इसकी बिजाई वो हम कह रहे थे कि समतल में भी हो सकती है या उसके लिए खूड़ बनाने आवश्यक है, जैसे आपने भी आलू के विषय में बात की? जी बिल्कुल, समतल में इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि समतल में जमीन बैठ जाएगी तो आपको क्या होगा कि उसके बढ़वार अच्छी नहीं होगी जमीन के अंदर। कंद को फूलने के लिए, कंदों के लिए जमीन के ऊपर जब कंद रहता है, जिसको कहते हैं कि मेड़ों पे लगाना, तो हल्का रहता है और उसमें बढ़वार अच्छी होती है और खुदाई करने में भी आसानी होती है बाद में। हाँ, खरपतवार नियंत्रण है, अन्य सिंचाई की सारी क्रियाओं में आसानी होती है। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब, इसकी किस्मों की बात करें तो वो कितने प्रकार की है? हाँ, देखिए, किस्में अरबी को लोग एक तो आपका जो खाते हैं अरबी, छोटी सी अरबी होती हैं, उसके बाद बड़े बड़े बंडा टाइप के होते हैं जो आपको 1 फीट या 20 सेंटीमीटर तक के होते हैं, वो भी एक अरबी का ही प्रकार है। अरबी का 2 मुख्य रूप से जिसको अरबी बोलते हैं आप, वो कोलोकेशिया बोलते हैं अंग्रेजी में। 1.5 फीट वाला उसको बंडा बोलते हैं, वो भी एक अरबी का ही प्रकार। इन दोनों को व्यापक तरीके से किसान लगाते हैं और दोनों की सब्जी बनाते हैं। और इसमें बहुत सी प्रजातियां विकसित भी की हैं हमारे देश में। जैसे हमारे भाई ने वहाँ से पूर्वोत्तर से कहा, तो पूर्वोत्तर में इसकी बहुत प्रजातियां विकसित की हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्राइबल एरिया है, रिमोट एरिया है, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जियां हैं कि जब कुछ भी नहीं हो सकता है तो ये वहाँ हो जाती हैं और उसमें उपलब्ध रहती हैं स्टोर करके। तो आप मेघालय के आसपास हैं, तो मेघालय में हमारा एक ICR का एक इंस्टीट्यूट है, ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन, वो बड़ा पानी पे है। वहाँ प्रजातियाँ उन लोगों ने विकसित करती है, ML1 ML2 करके हैं। इसी तरीके से आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की प्रजातियाँ हैं वहाँ हैं। यूपी में इधर आ जाएंगे तो फैजाबाद की प्रजातियां हैं, जो नरेंद्र अरबी 1, नरेंद्र अरबी 2 है, ये कर सकते हैं। ये बहुत विकसित प्रजाति है। मुक्ता केसी है, उसको कर सकते हैं। व्हाइट गौरिया है। दक्षिण भारत में भी हमारे केरला में प्रथम इसके इसी पर संस्थान है, जिसको कहते हैं कि सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, त्रिवेंद्रम में है। और वहाँ पर देखें इसका बहुत इस्तेमाल होता है। बहुत सारी प्रजातियां उन लोगों ने विकसित करती है, उस क्षेत्र के किसान वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बंगाल के किसान हमारे बंगाल में जो अपना कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम प्रजातियां मिलती रहती हैं आप किसानों को और प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं को लगाएं प्रजातियां। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बात करेंगे अभी एक छोटे से अंतराल के बाद। अरे राकेश भैया, इस बार फसल का क्या हाल है? अरे बहन, फसल का हाल तो ठीक है, लेकिन मेरी किसान सम्मान निधि अभी तक नहीं है। तुमने अभी तक EKYC नहीं करवाया? EKYC वो कैसे होगा? चुटकियों में होगा, वो भी फेस ऑथेंटिकेशन की मदद से। और इसके अलावा ये योजना की वेबसाइट पर भी बड़ी आसानी से हो जाता है। और इसके बाद अपने खाते को आधार से लिंक करना भी जरूरी है। फिर बिना किसी समस्या के पैसे सीधा तुम्हारे खाते में आने लगेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। अब EKYC की सुविधा आपके नजदीकी जन सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध है। आज ही अपनी EKYC पूर्ण करें। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल ₹6,000। आधुनिक कृषि समृद्ध किसान।
मित्रों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और हमारे कार्यक्रम में जहां श्रोताओं की भूमिका लगातार बनी रहती है, एक और हमारे कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो। नमस्ते सर जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। अपना प्रश्न पूछें, नाम बताएं, आप कहां से बात कर रहे हैं? सर राजकुमार बोल रहा हूँ, गांव लुहाना, जिला रेवाड़ी। जी राजकुमार जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? हम ये पहली बार अरबी की फसल लगाना चाहते हैं, इसका सही समय क्या है? अरबी कितना बीज लगेगा एक किले में? हाँ, बहुत अच्छा, सही टाइम पे पूछा आपका, बहुत समय उपयुक्त है। ये एकदम उपयुक्त समय हो गया है अरबी को लगाने के लिए। और आप महेंद्रगढ़ हैं तो आसपास बहुत पास में ही है, बहुत दूर नहीं है, रेवाड़ी इसमें है। तो आप करीब 7 से 8 कुंतल प्रति हेक्टेयर लगता है। आपको बता दूं 10 के आसपास लगा लीजिए तो आपको 3 से 4 कुंतल जो है किले के हिसाब से करीब 4 कुंतल आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो 4 कुंतल के आसपास अरबी आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रति किला के दर से। अगर आप लगाते हैं, किला की बात करते हैं, एकड़ की बात कर रहे हैं आप ना, तो आप इसको लगाइए और अच्छी गुणवत्ता का बीज लेकर के वो लगाइए आप। तो बिल्कुल राजकुमार जी का जो प्रश्न है ये बहुत सारे किसान भाइयों के मन में चल रहा होगा, लेकिन जब एक प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो बहुत लोगों को अपनी बात मिल जाती है, अपना जवाब मिल जाता है। डॉक्टर आर के यादव जी, बात चल रही थी उर्वरक प्रबंधन के बाद में कि किस प्रकार बुआई होनी चाहिए, नई बहुत सारी काश्त आपने बताई किसान भाइयों को। वहीं जब हम इसमें आरंभ में देखते हैं कि यदि खरपतवार खेत में ज्यादा आ जाए तो मुख्य पोषक तत्व जो फसल को जा रहे हैं वो उनको जाते हैं, उसके नियंत्रण के विषय में आप विशेष जानकारी हमारे श्रोताओं को दें। हाँ, देखिए, हम किसानों को कहते हैं कि जब भी आप फसल लगाएं, किसी भी सब्जी की रोपाई करें चाहे बुआई करें, तो बुआई के तुरंत बाद या बुआई के जब नमी रहती है खेत में, उसी समय सुबह सुबह बुआई जैसे किया आपने, ढक दिया, उसके बाद लाइनों के ऊपर एक पेंडिमेथिलिन दवा होती है, बाजार में स्टॉम के नाम से आती है, उसकी 3 से 3.5 लीटर मात्रा को करीब 5 से 600 लीटर पानी में घोल बना देंगे और पूरे जमीन पे छिड़काव कर देंगे। 1 हेक्टेयर के लिए सब पर्याप्त है वो। तो उससे क्या होता है कि जो शुरुआती दौर के जो खरपतवार आते हैं वो नहीं आते हैं और आपकी फसल में जमा, क्योंकि आपको 15-20 दिन लग जाएगा निकलने में इसको। तो शुरुआती दौर में खरपतवार आ जाएंगे, ढक देंगे, तो वो उससे बचाव हो जाता है। शुरुआती 1 महीने 1.5 महीने तक खरपतवार नहीं आते हैं और आपकी फसल निकल जाती है और उसकी बढ़वार होती है। उसके बाद आपको आवश्यकता होती है तो 1.5 महीने के आसपास में आप जाके निराई गुड़ाई कर सकते हैं और मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं, तब तक आपके अरबी की थोड़ी बढ़वार हो चुकी होगी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि इसके प्रकार होते हैं अलग अलग, तो लेकिन जब हम बुआई करते हैं या जब फसल तैयार हो रही होती है उस समय कुछ खास फर्क आता है इन प्रकार के ऊपर? जैसे कि कौन से प्रकार में क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए? कुछ अलग है या सबकी खेती एक जैसी होती है? ज्यादातर जड़ वाली फसलें हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है जी। तो एक प्रकार से ज्यादा प्रकार के हिसाब से आपको उत्पादन मिलेगा, अच्छा जो प्रजातियां मिलेंगी आपको। और जैसे आपको बंडा टाइप लेना है तो बंडा टाइप में थोड़ा ज्यादा पैदावार हो जाती है और उसमें थोड़ा सा छोटी वाली अरबी होती है जो इसमें थोड़ी पैदावार उनसे थोड़ी कम रहती है। तो प्रजातियों का वो है, प्रजातियां जो आप चुनाव कर सकते हैं, अच्छी प्रजाति जो उपलब्ध है आपके क्षेत्र में। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जान लेते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या सवाल? हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम मोहम्मद मंजूर है जी, सवाल पूछिए अपना। तो हम लोग के घर के पास पूसा फार्म है समस्तीपुर में, तो क्या जो चीज आप बोलते हैं वहाँ मिलेगा वहाँ पे? हाँ, देखिए, आप समस्तीपुर में है तो समस्तीपुर में जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पर अरबी या जड़ वाली फसलों या कंद वाली फसलों पे काफ़ी काम होता है। वहाँ से आपका संपर्क करिए तो वहाँ से आपको इसके जो कंद हैं प्राप्त हो जाएंगे। तो आप वहाँ संपर्क करिए, आपको अवश्य मिलेगा। और वहाँ से आप एक बार संपर्क करके देखिए, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर, पूसा बिहार। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, बात चल रही थी रोग और बीमारी नियंत्रण। कौन कौन से रोग हैं, क्या पहचान है, किस प्रकार से उनसे बचाया जाए अपनी फसल को उत्पादन अच्छा? देखिए, रोग का जो हम कहते हैं तो रोग का स्टार्ट जो होता है शुरुआत हो जाती है बीज के बुआई से ही जी। तो बीज को बुआई के समय भी बीज शोधन जो हम कहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बीज उपचार वो भी बहुत जरूरी है। तो वहीं पर क्या कर रहे हैं कि जड़ वाली फसलों में या कंद वाली फसलों में, इसमें जो कंद है उसको 1 ग्राम जो आपका बेबिस्टीन होता है 1 लीटर पानी में घोल बना करके 10 से 15 मिनट या आधा घंटा तक मैक्सिमम आप उसमें डुबा लीजिए। तो उससे क्या शुरुआती दौर कंद पे जो बीमारियां होने वाली होती हैं जमीन में वो नहीं आती हैं। उसके बाद जैसे फसल बढ़वार हमारी आती जाएगी तो पत्ते जब आ जाते हैं तो ज़्यादातर बरसात के मौसम में ज़्यादा बीमारियां आती हैं। इस समय जो किसान लगाएंगे कम बीमारियां आएंगी। तो इसमें एक पत्तियाँ को जो लीफ ब्लाइट बोलते हैं, तो लीफ ब्लाइट आती है, पत्तियाँ जल जाती हैं। तो
उसके के लिए फाइटोथोरा से होता है ये, तो उसके बचाव के लिए अगर ऐसी आती है तो शुरुआती तौर में लगता है कि आपको इस तरह की समस्या आ रही है, बारिश में आएगी, इस समय नहीं आएगी, तो किसान उसको क्या करेंगे कि डाइथेनम 45 होता है, इसकी 2.5 से 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे, इससे उसका बचाव हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पत्तियों में एक कीड़ा आएगा जो पत्तियों को मोड़ देता है, तो उससे क्या होता है कि पोषक तत्वों जो फसल है अपना पत्तियां जो भोजन नहीं बना पाती हैं तो बढ़वार उनसे भी रुक जाती है। तो ऐसे के लिए तो काट करके उसको निकाल दें, और फसल में एक कीट नियंत्रण के लिए आप कोई इंडोक्साकार या स्पिनोसेड जो दवा होती है, स्पिनोसेड का 1 ग्राम मात्रा जो करीब 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। कभी कभी जड़ों में भी हम देखते हैं कि एक तरह से कीड़े लग जाते हैं, जैसे कुछ समय बारिश, विशेषकर से बारिश के मौसम में उसको बोलते हैं कार्म बोरर, उसमें छेद कर देते हैं और सड़ा देते हैं हमारे कंदों को। तो ऐसे के लिए आप बुआई से पहले ही या तो नीम का जो केक होता है वो अपने खेत में 2-2.5 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से मिला लें, और उसके अलावा अगर रासायनिक दवाओं का आवश्यकता पड़ती है तो रासायनिक दवाओं में एक फिरोडान दवा होती है, उसकी करीब 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से मिला सकते हैं किसान अपने बुआई से ठीक पहले जी, तब जाके इसको लगाएं। जी अभी बात करेंगे एक अंतराल के बाद। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। स्वागत है आपका एक बार फिर, कार्यक्रम है किसान की बात। जी मित्रों, हम बात कर रहे हैं अरबी की वैज्ञानिक ढंग से बुवाई और काश्त और उसमें किस प्रकार से हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। डॉक्टर R.K. यादव, वैज्ञानिक, शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली, हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, बात आपने बताया बहुत अच्छा, हमारे किसानों को ये जानकारी मिली कि रोग क्या होगा, किस प्रकार से हम उसका नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन जब खेतों में खेत खलियान अपना लहलाते हैं, फसल खड़ी हुई है, तो कैसे पता करें कि अब उचित समय है कि इसको कंदों को निकालने का, इसकी कटाई करने का, उसके विषय में आप जरूर हमारे भाइयों को जानकारी दें। देखिए, कंदों के साथ साथ मैंने कहा था इसके डंठल और पत्ते भी इस्तेमाल किए जाते हैं जी। तो अंदर के 2-3 डंठलों को छोड़ करके बाहरी डंठल, इसमें डंठल आते जाएंगे, बढ़ता जाएगा बाहर, और अंदर डंठल आते रहते हैं, बढ़ते जाता है ये। तो अंदर के डंठलों को 2-3 को छोड़ करके बाहरी डंठलों के पत्ते सहित काट लेते हैं किसान बहुत सारे, और तुरंत ही उसमें बाजार में बेच करके मुनाफा कमाते हैं। तो पत्ते को, मुलायम पत्ते जो हों, बाहरी पत्ते हों, अंदर के पत्तों को नहीं काटना है, तो जिससे कि उसकी बढ़वार चलती रहेगी आगे। तो करीब जब फसल हमारी 1.5 से 2 महीने की होती है, उस समय मुलायम पत्ते होते हैं, उस समय के पत्तों को किसान निकाल करके बाजार में बिक्री कर देते हैं, तो अच्छा मुनाफा करते हैं, जिसका लोग आप बताया मैंने कि पकौड़ा, बेसन में इस तरह जाके लोग बहुत संख्या में इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अलावा जब करीब 3 से 4 महीने की फसल हो जाती है, तो आप देखेंगे कि पत्तियां जो हैं हमारी धीरे धीरे पीली होने लगती हैं बाहरी, और बढ़वार उसकी रुक जाती है। तो ऐसे पता चल जाता है कि हमारी फसल जो है अब मैच्योर होने वाली है। तो आपके सूखने लगेंगे बाहरी पत्ते, तो उसके बाद धीरे धीरे पूरी फसल सूख जाती है। उसके बाद किसान जो है, जैसे आलू की खुदाई करते हैं, उस तरीके से इसको भी खुदा करके कंदों को निकाल लेंगे और किसी छाया में सुखा करके उसको ऐसे ढक के रख देंगे, या तुरंत ही सफाई करके बिक्री बाजार में कर सकते हैं। और बीज के लिए रखना है तो उसको थोड़ा सा शेड में और सही जगह पे उसको बना करके उसमें रखा जाएगा। जी, तो डॉक्टर साहब, यदि भंडारण की ये बात आई कि मान लीजिए कि बाजार में एक साथ नहीं जाना है, तो उसके भंडारण के लिए क्या तापमान हो, कितना क्षेत्र हो, किस प्रकार से उसको हम रख सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं कि जो गुणवत्ता के साथ साथ उसकी आयु थोड़ी ज्यादा रहे, जो अभी आपने कहा कि सेल्फ लाइफ के विषय में वो सुरक्षित रह सके। हाँ, तो तापमान तो सबसे देखिए 4-5 डिग्री सेल्सियस पे अगर मेंटेन कर ले तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो भी छप्पर का कोई इस तरह से बना करके जिसमें कूलिंग अच्छी होती हो, क्योंकि खुदाई होगी गर्मी के महीने में जा करके एकदम,
तो उस समय आपको उसमें रखना है। और इस समय मौसम में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और गर्मी से सूखा आएगा तो उसमें भंडार की समस्या नहीं आएगी। बारिश के मौसम वाली जो खुदाई होती है उसमें थोड़ी समस्या ज़्यादा रहती है, सड़ने के कंदों को रहती है क्योंकि गीले रहते हैं, कभी कभी ज़मीन सूखी नहीं रहती है, तो उस समय थोड़ा भंडारण प्रॉपर तरीके से करेगा, सुखा लेगा अच्छे से, नमी की मात्रा उसमें ना रहे। जी डॉक्टर साहब, कम लागत में अधिक मुनाफा कैसे लें अरबी की फसल से, बहुत जल्दी से ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, कम लागत में अधिक मुनाफा लेने के लिए आपको जितने भी प्रैक्टिस मैंने बताया है कि अच्छी गुणवत्ता का आप बीज लगाएं और उस लाइनों में लगाएं, मेड़ों पे लगाएं और उसमें जो जितने भी शस्त्र क्रियाएं हैं समय समय पे करते रहें, खरपतवार नियंत्रण करें और बाजार में टाइम से पत्तों को भी इस्तेमाल करें और कंदों का भी इस्तेमाल करें। दोनों का इस्तेमाल करने से ज़्यादा मुनाफा उनको प्राप्त होगा किसानों को। जी, आप सभी से ये जरूर जानना चाहेंगे कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है kkbongold@gmail.com। हमें आपके सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जरूर बताइएगा कैसा लगता है आपको कार्यक्रम किसान की बात। बिल्कुल नीरा, और कार्यक्रम किसान की बात में हमारे सभी श्रोता जुड़ जाते हैं। डॉक्टर की राय और जो वैज्ञानिक हैं, जो विशेषज्ञ उपस्थित होते हैं, कोशिश रहती है कि हमारे किसान भाई बहनों को यहाँ से जो उनका प्रश्न है उसका संतोषपूर्ण एक जवाब मिले, उनकी संतुष्टि हो। और कार्यक्रम में जब हमारे वैज्ञानिक जो देश के अनुसंधान करते हैं आज की जलवायु परिवर्तन के समय में, डॉक्टर RK यादव तो यहाँ उपस्थित हैं ही कि लगातार इस देश के बेटों ने इतना कुछ विज्ञान क्षेत्र में कृषि के लिए किया है कि आज देश का किसान और हिंदुस्तान को बहुत कोशिश की जा रही है कि वैश्विक पंक्ति में हम अग्रणीय स्थान पर इसको देख सकें। डॉक्टर साहब RK यादव जी, आप इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाई बहनों के लिए लेकर के आते हैं और कोशिश होती है कि जो स्टूडियो में जब आप आते हैं तो मन में यही होता है कि यहाँ से दी जाने वाली जो सलाह है, जो राय है, उसको हमारे देश का किसान जो अनुसंधान लेबोरेटरीज में हो रहा है, प्रयोगशाला में हो रहा है, वो इस देश की जो मिट्टी है उसकी गोद में जाकर के पनपे और खेत खलियान खिलखिलाएं, क्यों नीरा? बिल्कुल, और यही एक उद्देश्य के साथ हम हर रोज नए विषय के साथ नए एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं और ये फोन इन कार्यक्रम होता है ताकि आप सीधा जुड़ सके हमारे स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ के साथ। इसी तरह जुड़े रहिए, इसी तरह किसान की बात को प्यार देते रहिए। अब हो चला है समय आप सभी से विदा लेने का। उससे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे श्रोताओं को दिया। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा